खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट मियाँ शाहिद साहब। मौजूद मेहमान की तरफ बढ़ने से कबल आपको कुछ रन डाउन आपकी खिदमत में पेश कर दें। फुजायरा पर हमला किसने किया? ईरान का कहना है कि हमने हमला नहीं किया। इससे पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते रहते हैं और ज़ाहिर हम जानते हैं इजराइल के मफाद में है इस जंग का जारी रहना। तो ये क्या सिलसिला है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ बात हो रही है और बहुत करीबी लोग जो हैं ईरानी इस्टेब्लिशमेंट के, ख़ास तौर पर मोहम्मद मरांडी को मैं सुन रहा था, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी माने जाते हैं, हुकूमत में भी रह चुके हैं। उनका कहना है कि किसी वक्त भी बड़ा हमला अमेरिका और इजराइल कर सकते हैं और उनके साथ जो है ज़ाहिर है जो उनकी आगे प्रॉक्सी स्टेट्स हैं वो भी उन पर भी वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया है कि 2000 जहाज़ों को क्या ट्रंप साहब वागुजार करा सकेंगे, वहाँ से गुजार सकेंगे। ये साथ साथ ये सिलसिला भी जारी है। उधर ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो प्लमेट कर रही है, बड़े बुरे तरीके से गिर रही है। क्या वो सदर रह सकेंगे? और अगर जंग होती है तो इससे पहले हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो बड़े नुकसानों में से एक बड़ा नुकसान कह सकते हैं हम कि मुत्तहिदा अरब अमारात का हुआ है। तो अगर वहाँ दोबारा हमले होते हैं तो फिर उधर उसके पल्ले क्या रह जाएगा, इस पे बात करेंगे। भारत में भी तारीख़ी धांधली की बातें हो रही हैं इस ज़मन में। और फिर सिंतास का जो मुआहदा है उसकी मुसलसल खिलाफ वर्जी भी की जा रही है पाकिस्तान। और उधर अगर वक्त मिला तो इसके अलावा भी कुछ और डिस्प्यूट्स इंडिया के साथ हमारे सामने आ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब साजिद अवीब साहब। थैंक यू वेरी मच। साजिद अवीब साहब, पहले तो मैं करंट सिचुएशन पे आता हूँ। हम जानते हैं कि एक हवाले से अगर हम ये कहें कि अमेरिका इमीडिएटली ना जंग अफोर्ड कर पा रहा है ना अमन अफोर्ड कर पा रहा है, लेकिन ये जो हमें मुतज़ाद बयानिए नज़र आते हैं और ये कहा जा रहा है और ख़ास तौर पर ईरान में से आवाज़ें आ रही हैं कि किसी वक्त भी उन पर हमला हो सकता है और फिर कुछ हमले मुबैना तौर पर जिनकी तरदीद कर रहा है ईरान। तो क्या आपको लग रहा है ये एक बड़ा क्योस है, एक बड़ी अनसर्टेनिटी है? तो इसमें से क्या सेंस बन रही है जनाब एयर वाइस मार्शल साहब? अस्सलाम वालेकुम। काजी साहब, देखिए हम शुरू से जब से सीज फायर हुई है और नेगोशिएशंस और डिप्लोमेसी चल रही है, हमने देखा कि स्पॉयलर्स मौजूद हैं। सबसे बड़ा स्पॉयलर तो इजराइल है, जिसके प्लान जो है ग्रेटर इजराइल के या ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को कम्प्लीटली एनाइलेट करना, वो उसके ऊपर जो है वो प्रेशर है उसको डालता है ट्रम्प के ऊपर। तो ये स्पॉयलर्स तो मौजूद हैं। कहीं कहीं स्पॉयलर्स कुछ मैं कहूँगा कि हार्ड लाइनर्स भी मौजूद हैं, शायद IRGC में भी हों। और अमेरिका में तो ट्रम्प के इर्द गिर्द पीट हेग्सेट जैसे जो लोग बैठे हुए हैं और ये लोग हार्ड लाइनर हैं। लेकिन स्पॉयलर जो है वो डेफिनेटली रीजन के अंदर जो है वो इसराइल है। अब जहाँ तक UAE की बात है, मैं समझता हूँ कि UAE इस वक्त देखिए पूरे गल्फ रीजन में इसराइल का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और जिस तरह के उसके ताल्लुकात हैं। और फिर आप देखें कि जब मीडिएशन चल रही थी सीज फायर के लिए, तो ये हमारा नहीं, ये अमरीकी जो सीनियर एनालिस्ट थे उनके CNN के दूसरे, उनका कहना था कि एक मुल्क जो नहीं चाहेगा गल्फ में कि जंग बंदी हो जाए वो UAE है। और देखिए ओपेक से निकल गया, उसने ऐलान कुछ पहले का किया हुआ था। तो ये स्पॉयलर जो है ये प्रॉक्सीज भी हो सकती हैं और ये इजराइल इटसेल्फ भी है और उसकी प्रॉक्सीज भी है। ईरान ने बड़े क्लियरली डिनाई किया है। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में मार्शल साहब आपने स्पॉयलर्स की बात की है सर। जी 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 सर, आपने बात मुकम्मल कीजिए काइंडली स्पॉयलर्स की। जी एयर मार्शल साहब आप बात मुकम्मल कीजिए। जी एयर मार्शल साहब, आपने अभी जो बात की है स्पॉयलर्स की, इसमें कोई शक नहीं कि स्पॉयलर्स हैं। मैं कुछ हकायक और कुछ आज की डेवलपमेंट्स जो है वो आपके सामने रखता हूं और उसके बाद आपकी रहनुमाई लेता हूं इसी हवाले से कि जो स्पॉयलर्स की आपने बात की और जो ये बात की कि वहां पर जो है वो हमला हुआ और उसके जो है शवाहिद भी अभी कायद साहब कह रहे थे कि ईरान ने तरदीद की है, क्योंकि जंग के दोबारा जो है वो भड़क रही है या भड़काई जा रही है, ये इसमें कोई शक नहीं है। और आज खबर आती है कि ईरान ने अरब अमारात की फजीरा आयल फील्ड जो है उस पर ड्रोन हमला किया है। फिर खबर आती है कि ईरान ने समुद्री हदूद में आने वाले अमरीकी जहाज़ों पर भी हमला किया और यह भी खबर आई कि ईरान ने इल्ज़ाम लगाया कि अरब अमारात ने ईरान पर जो है वो हमला किया है और इसलिए उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया। ईरान की बंदरगाह पर कमर्शियल जहाज़ों में आग लगती है और साथ ये भी खबर आती है कि ईरान की बंदर अब्बास और उन जो कशम जजीरा है
उस पर बड़े धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। और साथ साथ ये भी देखने में मिलता है कि जो सदर ट्रंप हैं, उन्होंने फ्रीडम प्रोजेक्ट जो फ्रीडम शुरू किया है, उसमें उन्होंने कहा कि 1500 अहलकार, जो कि जिनको आप मैरीन्स कह सकते हैं, जिनको कमांडोज कह सकते हैं, जो गाइडेड मिसाइल जो हैं वो भी उनके साथ हैं, उनके साथ डिस्ट्रॉयर जो है वो भी उनके साथ है। और अमेरिका ने दावा ये भी किया है कि अब जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उन्होंने 6 ईरानी कश्तियां, जो जंगी कश्तियां हैं, उनको भी तबाह किया है। और अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत ईरान के जो जहाज हैं वो वापस भी किए हैं। और साथ साथ कहते हैं कि जंगबंदी खत्म नहीं हुई। और जो ईरानी स्पीकर हैं बाकर कालीबाफ, उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों ने से मिलकर अमेरिका ने हमला किया है और जारहियत की है। और इसके अलावा वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने एक बहुत अजीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है मुहतात रहे, किसी के कहने पर जंग की दलदल में ना फंसे। तो सब जो अभी बात हो रही थी स्पाइलर्स की, ये जो फजीरा है, इस पर फॉल्स फ्लैग, अभी हम कह सकते हैं कि फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है क्या? इसलिए इस पर हमला किया गया कि वहां पर जो है सबसे ज्यादा तेल जो है उसकी तरसील होती है, इसलिए वहां पर हमला अगर हो जाता है तो फिर पूरे खित्ते में इसको जारहियत समझकर आग भी लग सकती है, और यानी कि जंग जो है वो हो सकती है और बड़ी शदीद जंग हो सकती है। मैं बिल्कुल समझता हूं कि ये फॉल्स फ्लैग है जो ये फुजारा पे हमला हुआ है। ये स्टेट ड्रामा भी हो सकता है, और मैं तो बिल्कुल खुल के कहूँगा कि यूएई इसमें शामिल हो सकता है। बिकॉज यूएई ने, आपने एक चीज़ और ख़बर देखी होगी कि उसने ये भी कहा है कि यूएई के एक जो इनका ऑफिशियल कंपनी का एक तेल बरदार जहाज़ था, उसको ईरानियों ने निशाना बनाया है, ये उन्होंने कहा है। तो मेरे ख्याल में अगर प्रॉक्सीज की या उनकी बात की जाए कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर जो ईरान ने कहा, तो मेरे नज़दीक उनका इशारा इन्हीं की तरफ है और इजराइल की तरफ है। क्योंकि इजराइल के ड्रामा स्टेज करवाने में मिसाइल कहीं से भी आ सकता है ज़रूर। उसका मैं ये नहीं कह रहा कि यूएई के अंदर से उसको फायर किया गया है, वो डेफिनेटली बाहर से फायर किया गया है। तो ये स्टेज ड्रामा है ताकि जंग को किसी तरह, अगर ये हार्ड हिटिंग एक स्ट्राइक करना चाहते हैं, बिकॉज उसके बगैर ट्रंप को वहाँ पे रिकवरी या उसको विक्ट्री का दावा करने का मौका नहीं मिल रहा। भले वो 10 दफ़ा कहे कि जी हमने ये भी तबाह कर दिया, ये भी तबाह कर दिया, हमने बड़ी ज़बरदस्त जंग जीत ली है, उसको पता, अगर जंग जीत ली होती तो उसको ये हरकत करने की ज़रूरत नहीं। ब्लॉकेड किसने किया हुआ है? 6 ईरानी जहाज़ों को किसने वापस भेजा? इन्होंने भेजा है। 6 उनकी कश्तियाँ डुबोने का किसने इकरार किया है? अमेरिका ने किया है। तो खिलाफ वर्जियां तो ये कर रहे हैं। तो ईरान का अपनी जगह पिछली दफ़ा भी 2 दफ़ा धोखा खा के उसको बिल्कुल ये खदशा उसका सही है कि ये किसी भी वक्त ये छोटे छोटे टेस्टर मार के, एक्चुअली इस तरह के टेस्टर इसलिए भी मारे जाते हैं कि देखें कि इनका जो काउंटर एयर डिफेंस है वो कितना स्ट्रांग है, क्या वो रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। और ये इस तरह के टेस्टर मार के उसके बाद ये बड़ा हमला बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पहले इन्होंने किए हुए हैं। लेकिन आई थिंक ईरान उसके लिए जो इस वक्त ऑप्शन बची है, ईरान ने देखी ये सारे जितने ये जितनी देर में डिप्लोमेसी चल रही थी पाकिस्तान की, ईरान ने बाकी खलीज के बड़े मुल्कों के साथ अच्छे तरीके से गुफ्तगू की है, और इसलिए उसने अच्छा वाइस मार्शल साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक बड़ी दिलचस्प जो एक तज्जिया अमेरिका के अंदर से आ रहा है, एक अजीब व गरीब एनालॉजी दी जा रही है, और आज भी मेरे ख्याल में न्यूयॉर्क टाइम्स में भी था कि ये इसको वो तशबीह दे रहे हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब बरतानिया ने देखा जिसका सूरज गुरूब नहीं होता था, और जब हमने जहाजियों की बगावत देखी 1946 गालबन 18 फरवरी की बात है, तो उसके बाद जो आर्मी चीफ या कमांडर इन चीफ कहते थे, उसने कहा था कि यार मैं 3 दिन से ज़्यादा सब कॉन्टिनेंट को गुलाम नहीं रख सकता। अब वो ये कह रहे हैं, उनका इंटेलिजेंसिया ये कह रहा है कि एक ऐसे ही वक्त अमेरिका पर आन पहुंचा है, बट उनकी जो रूलिंग एलीट है इट इज़ नॉट सेन इनफ, जितनी के बरतानिया का ज़्यादा चलाक साम्राज्य उसे कहते हैं, कि उन्होंने कहा कि यार इधर से नीवे नीवे होकर निकल चलें तो इसमें हमारा बच बचाव है। तो क्या डू यू एग्री विद दिस एक्सप्लेनेशन कि इफ़ दे गो इनटू इट दे विल, ज़्यादा जिल्लत होगी, ज़्यादा रुसवाई होगी, बजाय इसके कि वो पाँव समेट लें जिस तरह पिछली सदी के मिड में बरतानिया को करना पड़ा था? ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि भले अमेरिका के पास एक सुपर पावर के हैसियत से अभी भी बहुत कुछ है और वो बहुत डेवस्टेशन कर सकता है, लेकिन आप ये देखिए कि हम आमतौर पे सिर्फ तेल की बात करते हैं कि तेल नहीं गुजर रहा यहाँ, इसकी वजह से मईशत को नुकसान हो रहा है, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। 2-3 और बड़ी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अब अमेरिका में शोर मचना शुरू हुआ है। फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइज़र अमेरिका के अंदर 50, ये CNN की रिपोर्ट है, 50% उनकी प्राइस ऊपर चली गई है।
बहुत सारे फार्मर हैं जो अफोर्ड नहीं कर रहे अमेरिका में कोई वो फर्टिलाइजर ले लें। दैट मीन्स उनका जो फूड ग्रेन का और ये खासतौर पे कॉर्न का और इन चीज़ों का एक वहाँ पे शदीद नुकसान हो रहा है। फिर एक और चीज़ जो कतर से और यहाँ से हीलियम गैस जाती थी, जो जितने ये आजकल हर चीज़ के अंदर तो चिप डलता है, वो चिप जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा साउथ कोरिया और ताइवान बनाते हैं, और उस चिप और उस कंडक्टर को कूल करने के लिए हीलियम गैस इस्तेमाल होती है, जो इस वक्त नहीं जा रही क्योंकि वो 99% यहाँ से जाती थी। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जिससे सिर्फ खाने का या तेल का नहीं है, बल्कि उनकी इंडस्ट्रीज़ का, उनके सिस्टम शिप्स के ऊपर चलते हैं। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है। और बात वही है कि जिसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी, टेक्नोलॉजी का बेड़ा गर्क करने से सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को होगा। जिसके हाथ में डंडा है उसके तो कोई जैम ना, उसको जैमिंग होगी ना कुछ और होगा। तो ये वहाँ पे इसलिए इंटेलिजेंसिया अमेरिका में शोर मचा रही है कि इस साइड पे ये ट्रंप और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कभी बात नहीं करते। तो आई थिंक अगर इन्होंने दोबारा से कोई जंग को फैलाने की कोशिश की तो ये नुकसान क्लॉसल न सिर्फ पूरी दुनिया को होगा, बल्कि अमेरिका का भी इन सारी फील्ड में होगा, माइनिंग में होगा, एग्रीकल्चर में होगा, और ये जितने ये टेक्नोलॉजी है जिसमें भी चिप इस्तेमाल होता है, इन सब का होगा। जी सर, अभी हम जंग की बात कर रहे हैं। आपने भी जंग की बात की कि जंग अगर फैली तो बहुत नुकसान जो है पहले से ज्यादा होगा। अभी मैं दोबारा उसी पे आता हूं कि जो बाकर कालीबाफ ने कहा, उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है अपने तहादियों के साथ मिलकर उन्होंने हमला किया है। अभी चंद दिन पहले हमने देखा कि यूएई ने आयरन डोम जो है वो बाकायदा तौर पर दोबारा एक्टिव किया वहां पे, और कल एक खबर आई कि उन्होंने अपना मिसाइल सिस्टम जो है वो एक्टिव कर लिया है, जो डिफेंस सिस्टम है, ताकि उन पर हमला ना हो, और फिर हमला हो गया। यानी उनको पता था पहले कि हमला होना है, जो हम बात कर रहे हैं फॉल्स फ्लैग का। तो क्या सर, अगर यूएई की जानिब से हमला होता है तो क्या यूएई के पास इतनी टेक्नोलॉजी या इतना असला है या इतना जंग करने की जो है वो सलाहियत है, या उस वक्त तक ये जो वक्त गेन किया है इसमें असला पहुंचा दिया गया है वहां पर इजराइल की जानिब से या अमेरिका की जानिब से? और यह जंग होती है तो क्या ईरान जो है वो जब उसका जवाब देगा तो वो यूएई जो है वो सह सकेगा? दूसरा सर, आज ईरानी मीडिया ने एक दावा किया है कि अमरीकी फ़ज़ाइया का तेल बरदार जहाज जो कि रीफ्यूलिंग के लिए होता है, उन्होंने उसको जो है निशाना बनाया है और वो रडार से गायब हो गया है। या उसको उतार लिया गया खलीज फारस में, या उस तबाह हो गया। F-15 पहले जो है वो 3-4 गिराए जा चुके हैं, और ड्रोन जो है वो गिराए जा चुके हैं। तो ईरान के पास तो टेक्नोलॉजी जो है वो नई से नई और सरप्राइज आती जा रही है। तो अगर ये जंग बढ़ती है या दोबारा होती है, जो कि 24 घंटों में कहा जा रहा है कि अमेरिका या इजराइल मिलकर जो है वो बड़ा हमला कर सकते हैं, तो फिर ईरान अभी भी इस काबिल है कि वो उसी तरह जवाब देगा जिस तरह पहले 39 दिन की जंगों में दिया? देखिए, पहले मैं आऊँगा यूएई की तरफ आऊँगा कि यूएई, अगर हम 1-to-1 मुकाबला करें यूएई की मिलिट्री ताकत का, भले कौन जितने भी जहाज हो उनके पास, और ईरान का, तो एक तरफ मैं कहूँगा कि एक कौम है और एक तरफ एक दाएं बाएं से इकट्ठे किए हुए लोग हैं। सीधी सी बात है, इसमें बड़ा फर्क है। और मैं कहता हूँ कितना भी इक्विपमेंट हो यूएई के पास, वो ईरान के सामने इस हालत में भी, ईरान की जो एक अच्छी खासी जंग के बाद है, यूएई उसके साथ नहीं ठहर सकता। वो जो भी करेगा अमेरिका की मदद से और इजराइल की मदद से करेगा। तो पहली बात तो ये कि कोई कंपैरिजन नहीं है 1-to-1 में यूएई की मिलिट्री पावर का और ईरान की रिजिलियंस का। ईरान की रिजिलियंस अगर अमेरिका का और इसराइल का आयरन डोम तबाह कर सकती है तो ये बहुत छोटी चीज़ है। और तो ये इसमें तो आप कोई मेरा कहना है कंपैरिजन करने की ज़रूरत भी नहीं है कि दोनों में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जहाँ तक बात है अमेरिका की, अगर इस तरह देखें ना, साथ साथ स्टेटमेंट क्या रिपीट, हेग्जत ने आज क्या कहा कि वो जो सीज फायर है वो इंटैक्ट है, वो इंटैक्ट है। तो मैं समझता हूँ कि जो अभी हमने बात की कि हमला बड़ा कर सकता है तो बहुत नुकसान होगा, न सिर्फ अमेरिका का, सारी दुनिया का। ईरान को अपनी जगह बहुत नुकसान पहुंचा है। ईरान में कोई मिलियंस ऑफ लोग जो उनके वर्कर्स हैं वो जॉबलेस हो गए हैं। वहाँ पे खुराक का मसला है, मेडिसिन का मसला है। तो शुक्र है कि पाकिस्तान ने एक और स्मार्ट डिप्लोमेसी करते हुए कुछ 6 जो लैंड रूट्स खोले हुए जहाँ से उनको हेल्प मिल रही है। ईरान बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन ईरान रेजिलियंस शो करेगा। ईरान के पास जितना कुछ है उससे वो स्ट्राइक करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके ऊपर अगर प्रेशर डालने वाला अमेरिका है तो अमेरिका के ऊपर पूरा यूरोप और पूरी दुनिया प्रेशर डालने वाली है, क्योंकि सबका नुकसान हो रहा है। ब्लॉकेड हॉर्मुज का ट्रंप ने किया है,
ईरान ने नहीं किया था। जंग जब शुरू हुई थी सब कुछ पीसफुली हो रहा था। अच्छा, तो सर आज भी ईरानी मीडिया जो है दावा कर रहा है कि एक बड़ा जहाज जो फिजाई जहाज है जिसमें तेल बरदार जहाज है रीफ्यूलिंग वाला, उसको जो है वो तबाह किया है खलीज फारस में। दूसरा ये भी सामने खबर आ रही है कि अब्बास अराक्ची साहब जो हैं वो चीन जा रहे हैं। इसको किस नज़र से देखते हैं, किस हवाले से कि ये जो टॉक्स हो रही हैं और ट्रंप ने भी चीन जाना है, क्या उससे पहले जो है वो इस्लामाबाद के अंदर टॉक्स हो सकती हैं? तीसरा खबर सर ये आ रही है कि J-35 का एक्सपोर्ट वर्जन जो है वो चाइना ने उसकी रूनुमाई की है और ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को ही मिलेगा सबसे पहले। पहली बात यह है कि वो टैंकर की खबर अभी तो बिल्कुल मीडिया में आई है, ईरान ने कंफर्म किया है, लेकिन अब मेरे ख्याल में विद इन 24 आवर्स वो कंफर्म हो जाएगा उनका जो ए टैंकर जो है। इवन उस साइड से या अल जजीरा से ये कंफर्मेशन आ जाएगी अगर हिट हुआ है, वो डिस्ट्रॉय हुआ है या लैंड बैक कर गया। लेकिन डेफिनेटली वो जो बात आपने कही है वो ठीक है कि वो रडार से डिसअपीयर हुआ, दैट मीन्स वो या तो लैंड कर गया है या वो हिट हुआ है। ये चीज़ छुप नहीं सकती, ये बड़ी जल्दी कंफर्म हो जाएगी। और दूसरी बात, गेटिंग बैक टू J-35 की बात कर रहे हैं तो इंशाल्लाह 2030 तक इंशाल्लाह J-35 की इंडक्शन पाकिस्तान एयरफोर्स में हो जाएगी। ये मामला तय हो चुके हैं और एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी को देखें, JF-17 तक और J-10 तक टेक्नोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट थी। जब J-35 के ऊपर आते हैं तो ये एक स्टेल्थ है और इसके एवियोनिक्स स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, जो शायद आप 6th जनरेशन कह लें, वो इसके सारे एवियोनिक्स होंगे। तो उस सिस्टम को पहले ट्रेनिंग वहाँ पे होगी, फिर सारी हमारी जो सप्लाई चेन है वो डेवलप होगी और इंशाल्लाह ताला जो एज आई नो फ्रॉम द एयरफोर्स ये 2030 तक पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बन जनाब एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट ऑनर एंड प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो फॉर एनलाइटनिंग अस, गॉड ब्लेस। नाज़रीन, तो ये मामला है, नुकसान तो होगा दोनों तरफ का, लेकिन ये जो बात है मेन स्टे अगर हम ये कह सकें तो वो यही है कि अगर यहाँ से इज़्ज़त से निकल ही जाए अमेरिका बहादुर और कुछ दुनिया में अमन हो जाए और कुछ बहाली हो जाए, वरना फिर ये और मज़ीद ख़राबी होगी और अमेरिका हैज़ अ लॉट मोर दैन ईरान टू लूज़। इस बात पे ही इस सेगमेंट को ख़त्म करते हैं, वापस आते हैं और बहुत से इश्यूज़ हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मियां साहब, इसमें एक और बात जो देखिए, और मैं यहाँ इजरायली अखबारों को कोट कर रहा हूँ कि अब वो मानते हैं जी, पहले तो वो मानते ही नहीं थे जी, 95% तक हमने तो हमले रोक लिए। अब दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि वो 27 से 30% तक उन्होंने खुद जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इजराइल का वो मानता है कि वो पेनिट्रेट कर रहे हैं जो इजरायली अगर जंग होती है। सेकेंडली जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इस वक्त बड़ा ही एग्रेसिव मोड में लगता है UAE, और UAE आप जानते हैं कि कितना वल्नरेबल है और इससे पहले कितना ही पैसा वहाँ से जो है वो कैपिटल फ़्लाइट भी हो चुकी है और अभी बहुत से वहाँ पे अमेरिका के डाटा सेंटर्स हैं जो कि हिट हो सकते हैं। और फिर तीसरी इम्पॉर्टेंट बात मियां साहब, अगर आप देखें तो अब तो खुल के अमेरिका के अखबारों में ये आता है कि उनके पास अब कुछ ज़्यादा असला नहीं रहा, मगर हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ तजिया निगार एंकर मुबशर लुकमान साहब ने। थैंक यू वेरी मच मुबशर साहब, आपने हमें वक्त दिया। मुबशर साहब, मैं बराह रास्त ये जो UAE वाला मामला है, यूँ लगता है कि UAE का एक तो बड़ा कैरेक्टर खुलकर सामने आ गया है और इजराइल का वो सिस्टर स्टेट ही लगती है उनकी। और सेकेंडली आज उन्होंने कोई फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन की बात भी कर रहे हैं, तो ये UAE का तो पहले ही बेड़ा गर्क हो चुका है और ईरान के लिए ये साबित हो चुका है इट्स बड़ा आसान है अगर वहाँ के डाटा सेंटर्स को वो उड़ा देता है, क्योंकि अब वो उनके पास इंटरसेप्टर्स नहीं हैं। तो इफ़ दिस वॉर फर्दर अगर होती है तो आपको ये UAE कहाँ नज़र आ रहा है और ख़ित्ता कहाँ नज़र आ रहा है? जनाब मुबशर साहब। सईद साहब, पहले तो आपका शुक्रिया और आपके चैनल का भी शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मैं आपको 2-3 बातें इसमें ज़रा तफसील से बताना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि आपने कहा कि UAE सिस्टरली स्टेट है, ये भी मानना पड़ेगा। और देखें, इन्होंने बड़ी यानी बेवकूफ़ियाँ भी की और ये वॉर हंग्री, वॉर मॉन्गरिंग एटीट्यूड था इनका और उसकी वजह से ये लंबी हो गई। जब
लोग सीज़ फायर की बातें कर रहे थे पहली दफ़ा, तो इज़राइल और यूएई जो हैं वो ख़ास तौर पे सीज़ फायर के ख़िलाफ़ थे और आखिर तक ख़िलाफ़ रहे हैं। और आप देखें कि जब पाकिस्तान ने सीज़ फायर कराने की पूरी कोशिश की तो यूएई ने हमसे नाराज़गी का इज़हार किया डिफरेंट तरीक़ों से। अब यूएई और जो है ना उसकी इकॉनमी 2-3 हिस्सों में डिफरेंट है। अबू धाबी की ज़्यादातर इकॉनमी चलती है तेल के ऊपर, दुबई की चलती है टूरिज़्म और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, शारजा की चलती है गैस के ऊपर और बाकी चारों जो हैं वो दुबई के ऊपर उसके हैंडआउट्स पे डिपेंडेंट हैं। अब अबू धाबी तो सर्वाइव कर लेगा अपने ऑयल पे, लेकिन दुबई का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इन पर्टिकुलर जब आप यूएई की बात करते हैं तो मैं उसको दुबई के ऊपर लेके जाऊंगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट में और उसकी टूरिज्म के ऊपर। और इनको एहसास नहीं हो रहा, कल उन्होंने पहले उसकी शिप्स के ऊपर भी अटैक करवाया, एक एयर अटैक भी किया, उन्होंने रिटेलिएशन में फ्यूजेरा को अटैक कर लिया और फ्यूजेरा में पेट्रोलियम रिफाइनरी को अटैक किया। पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है वो इसलिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से उनका तेल नहीं निकल रहा था और उन्होंने ओपेक से अलहदगी की। उन्होंने कहा अब हम मैक्सिमम हम पे कोई कैद नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी की नंबर ऑफ बैरल्स जो है फ्यूजेरा से बाहर निकाल लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये लोग कर लो बात, उन्होंने वो भी हाथ में पकड़ा के उनके दे दिया। उसके बाद इन्होंने ये सब कुछ कर रहे हैं और आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूएई को फुल सपोर्ट नहीं किया और किसी और मुल्क ने भी नहीं किया। उन्होंने हाँ ये कंडेम किया है, उन्होंने कहा कि गलत है, उन्होंने धमकियाँ दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम रोक रहे हैं। और देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ कि ईरान की बड़ी कंट्रीब्यूशन है दुबई के अंदर और दुबई बेसिकली उनका बैंकर भी रहा है। अभी भी उनके कई $100 बिलियन जो हैं वो दुबई के अंदर हैं, जो दुबई फ्रीज करके बैठा हुआ है और उसका ख्याल है कि ये कोई बड़ी एक्साइटिंग किस्म की उन्होंने मूव चल दी है। लेकिन इस सारी कार्रवाई से हम ये देख रहे हैं कि दुबई जो है ना वो बिल्कुल इररिलेवेंट होता जा रहा है और जब इस लड़ाई से निकलेगा तो मैं आपके शो पे एक ऐसी बात कहने की जसारत कर रहा हूँ जो हर जगह पे नहीं लोग सुनते, आप शायद बर्दाश्त कर लें कि कोई माने या ना माने, सऊदी अरेबिया ने भी अपने हाथ खोलने हैं और वो यूएई का कोई प्यारा अब नहीं रहा। और जो सूडान में हुआ, सोमालीलैंड में हुआ और जो यमन के अंदर हुआ, सऊदी अरेबिया ने तो अपनी फोर्सेस से यूएई की फोर्सेस के ऊपर अटैक किया वहाँ पे। तो ये बद्दू जो होते हैं ये भूलते नहीं हैं काजी साहब, ये याद रखते हैं और इनकी ये आप समझें कि जीन्स में है ये चीज़। और ये आने वाले दिनों में आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि यूएई इन पर्टिकुलर दुबई इसका बहुत इसको खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ऑलरेडी हमें वहाँ से इतलात आ रही हैं कि शारजा जो है वो को खुश नहीं है, क्योंकि देखिए शारजा के रूलर हैं शेख कासमी। शेख कासमी साहब जो हैं वो बहुत ही मुवाहिद और मजहबी और स्ट्रेट किस्म के मुसलमान हैं और वो जो है ना ये शराब और गैमलिंग और रेसेस और पोर्क और इन सारी चीज़ों का शारजा में ममानियत है, बड़ी सख्ती से ममानियत है। आप दुबई से लोग पी के अगर जा रहे हो अजमान और रास्ते में पकड़े जाए तो यही बात जो आपने फरमाई है इसको आगे ले जाऊंगा और आपकी रहनुमाई चाहूंगा सर इस पे। जो आपने शारजा और दुबई की बात की है, अभी खबर ये आ रही है कि शारजा और दुबई शायद अलग अलग हो जाएं। ये खबर बाकायदा तौर पर जो है वो मंजर आम पर आ रही है और इसमें पहले आपने फरमाया कि दुबई जो है ओपेक से भी निकल गया, ओपेक प्लस से भी निकल गया, वहाँ पर टूरिज्म को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, वहाँ से सरमाया जो है बहुत ज़्यादा निकल चुका है, सोने की मार्केट जो है बैठ चुकी है और इसके अलावा जो वहाँ पर फ्लाइट जो इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। यहाँ पर सर अभी पाकिस्तानियों को भी वहाँ से निकालने की बात हो रही है। अगर यूएई इसी तरह इसी डगर पे चलता रहा और ईरान के साथ जिस तरह कल ईरान ने ये बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम भी लगाया है कि यूएई की जानिब से हमला किया गया बाकायदा तौर पर, उन्होंने कालिबाफ ने कहा कि यूएई और अमेरिका और उनके इत्तेहादियों ने मिलकर हमला किया, तो फिर अगर जंग छिड़ जाती है तो यूएई सर्वाइव करता हुआ नजर आता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं नज़र आता। और मैं आपको बताऊं कि मैंने जितने भी ईरानी मुफक्किरीन से मेरी बात हुई है और मेरी डेली होती है और उनके कुछ सीनियर डिप्लोमेट से भी मैं इंटरेक्ट करता हूं और मैं अमेरिकन से भी कर रहा हूं, दोनों से साइडों से कर रहा हूं। मैं एक रिपोर्टर हूं, मुझे हर एक का मौक़िफ़ लेना है। तो मैं आपको बताऊं कि यूएई के बहुत मेजर टारगेट्स जो हैं वो ईरान के निशाने पे हैं और वो अभी अनफोल्ड कर रहे हैं। और ये जो शारजा वाली बात है ना, ये ज़रा सीरियस हो गई है और वो वाकई सोच रहे हैं दुबई से नहीं, वो यूएई से अलहदगी इख्तियार करने का सोच रहे हैं।
और अगर ऐसा हो गया तो इनकी साख डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आपको मैं एक बात बताऊं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, यूएई के पास $500 बिलियन होंगे खर्च करने के लिए, $1 ट्रिलियन होगा खर्च करने के लिए, लेकिन अभी तक यूएई सिर्फ एक लफ्ज़ के ऊपर चल रहा था, खासतौर दुबई, और वो है ट्रस्ट फैक्टर, कि ट्रस्ट करें हमारी इकॉनमी जो है वो हमेशा सही रहेगी, ग्रोथ करेगी, इंटरेस्ट फ्री होगी, टैक्स फ्री होगी और सेफ हेवन है ये। और इस जंग के बाद वो सेफ हेवन जो है ना, उसका ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया। अब यूएई में आप देखें सिर्फ दुबई के अंदर 200 के करीब होटल्स बंद हो गए हैं। आप कई होटल्स का आपको मैं दे देता हूँ, 5 स्टार होटल्स की, आप उनको जाके ऑनलाइन बुकिंग करें, वो कहेंगे फुली बुक्ड। हालांकि टूरिस्ट जा नहीं रहा तो वहाँ आ नहीं रहा, फ्लाइट नहीं है, लेकिन वो लिख रहे फुली बुक, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया है कि हम लोगों को ये नहीं कहेंगे कि होटल बंद किया हुआ है तो उसके ऊपर हम फुली बुक्ड लिख रहे हैं। तो ये गलत चीज़ें दे रहे हैं। और काफ़ी पाकिस्तानियों को जिनको अभी डिपोर्ट किया उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि या तो उन्होंने ड्रोन्स की फुटेज बनाई और वैसे ही शेयर कर ली सोशल मीडिया पे, जो हम करते हैं सारे, और या उन्होंने फेसबुक वगैरह के ऊपर एंटी इजराइली पोस्ट लगाई, उसकी वजह से उनको 24 घंटे के अंदर लोगों को निकल जाने का हुक्म दिया। तो देखिए मैं आपको मैं एक बात कहता हूँ जो बिल्कुल डिफरेंट है, और मुझे पता है शायद कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पूरा अरब का इलाका जो है ना, वो बड़ा अल्लाह ताला का महबूब इलाका है। इतने अंबियाए कराम उसने वहाँ पे नाजिल किए, और वो हमारे लिए तो सारे जो हैं ना सिर्फ काबिल एहतराम है बल्कि हमारी ज़िंदगी का मंबा है, और ख़ास तौर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ डेडिकेट की बुतों को ख़त्म करने से। वहाँ पे यह है कि आप जब इस्लामी तारीख़ में देखते हैं तो पैगम्बरान इस्लाम और औलिया इस्लाम जो हैं वो उन्होंने अरब की सरज़मीन को हर किस्म की बुत कशी से और यानी शिर्क से पाक किया, और जब आप ये करेंगे तो उसका खुमियाजा तो भुगतेंगे। अच्छा मुबशिर साहब, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले हमारे वज़ीर दाखिला ने, यहाँ से भी तो आप जानते हैं ना कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, हमारी आस्तीनों में भी तो है ना जो $100 बिलियन यहाँ से लेके जाते हैं, उनका क्या बना? वो निकल आया पैसा, लुट-पुट गए, थोड़ा हो गया, आधा हो गया, बिल्डिंग्स का क्या बनेगा? बड़े बड़े हमारे हुकूमती उमायदीन की बिल्डिंग्स भी वहाँ पर हैं। मुबशिर साहब, सईद साहब, मेरी दुआ है कि ये सारा वो कब्जा कर ले और कहें टाइम टाइम फिश। मैं तो दिल से दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पाकिस्तानियों का पैसा खाया गया है, गैर कानूनी तरीके से बाहर गया है, और ये आप देखें कि 10 से 12 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तानियों की वहाँ पे, और ये 12 बिलियन डॉलर यहाँ से लीगली तो निकला नहीं है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, या उसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इलीगली निकली है। तो इन सब को खुमियाजा भुगतना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि यूएई इतना नाराज़ हो कि बजाय हमारी लेबर कम्युनिटी को निकाले, वो कहे कि लेबर तो काम करती रहे अपना, ठीक है, वो इनके अपार्टमेंट्स और इनकी बिल्डिंग्स और इनके होटल्स हैं उनके कब्जा कर ले। मैं तो बड़ा खुश होऊंगा इस बात पे। अच्छा, अपार्टमेंट से, अच्छा ये भी क्या आपके पास खबरें हैं कि ईरान कुछ टेरिटरी, आई एम नॉट मच कन्वर्सेंट विद द जियोग्राफी ऑफ बोथ द कंट्रीज, मगर क्या ईरान आपको लगता है कि माइट कब्ज़ा भी कर सकता है? और जाहिर है कि हम देख रहे हैं कि वहाँ पे अमेरिकी जो ड्रोन्स हैं या इंटरसेप्टर्स हैं वो इतने मुअस्सर नहीं रहे। तो डू यू सी ईरान जिस तरह कुवैत में हुआ था? देखिए, मैं आपको कैसे बताऊं कि ईरान ने जो एक प्लान अनाउंस किया हुआ ना, उसमें स्टेजेस उन्होंने दी हुई हैं। अब अगली स्टेज अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग करती है तो सबसे पहले वो ये करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर से तमाम इंटरनेट की केबल्स गुजरती हैं, और वो उन केबल्स को उन्होंने धमकी दी हुई है कि वो काट देंगे। अगर उन्होंने वो केबल्स काटी तो पूरे मिडल ईस्ट का, यूरोप का और इंडिया का पूरा बैंकिंग निज़ाम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। आपके कोई एटीएम से पैसे नहीं निकलेंगे, आपके कोई अकाउंट का रिकॉर्ड नहीं रहेगा, और ये एक नाइटमेयर है बहुत बड़ा अगर वो इंटरनेट बैंकिंग आपकी रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है, और उससे दुनिया भर की स्टॉक मार्केट जो हैं उनके ऊपर बेइंतहा असर पड़ेगा। तो ईरान जो है ना वो वाले काम नहीं कर रहा जो मुझे और आपको ज़ाहरी तौर पे नज़र आए और हम कहें कि ये बिल्डिंग गिर गई या फलां होटल को लग गया। लेकिन डेटा सेंटर्स तो उन्होंने उड़ाए हैं, और वो जो शुरू में उड़ाए थे
उसका फ़ायदा या नुकसान ये हुआ कि क्लाउड वालों ने भी, गूगल वालों ने भी, अमेज़ॉन वालों ने भी अपने रिमेनिंग डेटा सेंटर्स यूएई से शिफ्ट कर दिए हैं। वो बल्कि मिडल ईस्ट से निकाल के ले गए हैं उनको, और गालिबन मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन अब वो न्यूजीलैंड में और पोर्चुगल में वो डेटा सेंटर्स जो है उनको वहाँ पे रीइंस्टॉल कर रहे हैं। मुबशर साहब, एक मुख्तसर वक्त में ही आपने इतनी स्टोरीज हमें दे दी हैं कि, और मैं बहुत मशकूर हूँ, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। यहाँ पे ब्रेक लेनी पड़ रही है वरना बार सामने आ जाती है, मगर मुबशर साहब ने एक पूरा सिनेरियो हमारे सामने खोल के रख दिया कि ये क्या होने जा रहा है, और बेहतर यही है कि ईरान से दूर रहें, वरना फिर ये इतना बड़ा क्राइसिस होगा कि शायद कोई संभाल न सके। एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मामलात मियाँ साहब से भी पूछेंगे, इंडिया के इलेक्शंस की बात करेंगे, सिंध ताश मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ अर्सा पहले एक बहुत ही बड़ा अमरीकी इदारा है प्यू, PEW, उसकी एक फाइंडिंग आई थी और उसमें उसने कहा था कि सिर्फ 12% दुनिया पर अगर रियल सेंस ऑफ द वर्ड या टूटी फूटी अगर जमहूरियत रह गई है, तो जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत आबादी के हिसाब से कह रहे थे, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत एक ताकतवर मुल्क के हवाले से थी, वो तो आपने ट्रंप साहब को देख लिया कि जमहूरियत का उन्होंने जो सत्यानाश फरमा रहे हैं वो आपके सामने है। वो जो आइस बनाई है उन्होंने, जिस तरीके से लोगों को वो मुल्क से निकाल के धमकियाँ दे, गोलियाँ मार रहे हैं अपने लोगों को, और उसको जस्टिफाई करता है हैक्सत बैठ के उनके टीवी पर। मगर मैं इस वक्त जो हमारा मियाँ साहब मौजू है वो ये है कि भारत में जो एक इंतखाबात हुए और वहाँ पे ममता बनर्जी ने लूज़ किया है बंगाल में, मगर एक एक्टर जो उनके हैं जोसेफ समथिंग, वो उन्होंने बड़ा लैंडस्लाइड लिया है तमिलनाडु में। लेकिन कहा यह जा रहा है मियाँ साहब कि नाउ दिस मदर ऑफ सो कॉल्ड, आई डोंट नो, मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो बरतानिया को कहा जाता था, जहाँ पर आजकल जो आप देख ही रहे हैं, मगर चलें यहाँ भी डेमोक्रेसी का बड़ा और वेस्टर्न लिबरल हमें हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, बड़ी जमहूरियत है जी, वो है। 90 लाख लोगों को इलेक्टोरल रोल से निकाल दिया गया वहाँ पे। तो मेरे ख्याल में ये जमहूरियत वाला फ्रॉड जो दुनिया के साथ हुआ था और हो रहा था और हर जगह पे हुआ, कोई हम भी उसमें से बचे नहीं हैं, खैर से हम भी उसका विक्टिम रहे हैं, और अब हमारी जो गलतफहमियाँ हैं माशाल्लाह काफ़ी दूर हो चुकी हैं। बहरहाल आज हमारा ये मौजू है 90 लाख लोगों को, और उसमें कहा जा रहा है कि ज़्यादातर मुसलमान थे शायद, जिनको हक़ राय दही से महरूम कर दिया गया। तो मेरे ख्याल में ये ड्रामा दुनिया में अब बंद ही कर दिया जाए। हुक्मरान तबकात बस बता दिया करें कि फ़लाना जित गया जी आज, तो क्योंकि हमने उसे जीता हुआ करार दे दिया है, और बाई एंड लार्ज दुनिया में यही हो रहा है। तो इंडिया में मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा मातम नहीं करना चाहिए इंडिया के अवाम को। खैर से उसी सम्त में वो जा रहे हैं जिस सम्त में सारी दुनिया रवां दवां है। मियाँ साहब, योर टेक। देखें कायद साहब, भारत को जमहूरी मुल्क नहीं कहना चाहिए। अगर जमहूरियत होती वहाँ पे तो जो मकबूजा कश्मीर है वो आज़ाद हो चुका होता। अगर जमहूरियत होती तो वहाँ से खालिस्तान बन चुका होता। जमहूरियत होती तो मणिपुर जो है वो अलग हो चुका होता। अगर जमहूरियत होती तो 7 सिस्टर्स जो हैं रियासतें, वो अलग आज़ाद रियासतें बन चुकी होती वो, और बंगाल जो है वो बांग्लादेश का हिस्सा बन चुका होता। अगर जमहूरियत होती तो ये हो चुका होता। जमहूरियत कभी भी नहीं रही। लेकिन जब से मोदी आए हैं, बल्कि जब से, मैं वो अल्फाज नहीं बयान करना चाहता, जब से मोदी जो है वो इस बरसर इख्तियार आया है, उसने एक एजेंडा रखा है कि इसको जो हिंदुस्तान है उसको हिंदू स्टेट बनाना है। उसमें से तमाम अक़लियतें जो हैं उनका वजूद मिटाना है, मुसलमानों का वजूद मिटाना है। उसमें तमाम जो है बरादरियां बाकी नहीं रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ वो हिंदू रहेंगे जो इंतहा पसंद हिंदू हैं और हिंदुत्वा सोच पर जो है वो यकीन रखते हैं। बंगाल में क्या हुआ है? बंगाल में भी तो यही कुछ हुआ है। 90 लाख वोट जो चोरी हुए हैं, 27 लाख वोट मुसलमानों के सिर्फ काटे गए हैं, सिर्फ मुसलमानों के। 112 हल्के जिसमें मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, वहां पर मुसलमानों को 27 लाख मुसलमानों को वोट के हक से महरूम कर दिया गया।
ममता बनर्जी जो हैं उसको वोट किसके मिलते थे? मुसलमानों के मिलते थे। बीजेपी ने वहां पर, अमित शाह ने बकायदा डेरे लगाए, वहां पर वार रूम कायम किया और उसके बाद जो है वहां पर बकायदा तौर पर सेंटर से, दिल्ली से वहां पर जो है वो बकायदा तौर पर वो खूनखार दरिंदे वहां पर ले जाए गए और लोगों को मारा गया, मुसलमानों को मारा गया, वोट नहीं डालने दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि इस दफा जो है वोट ना दे, अगली दफा वोट दे लें। जब आप कब्जा करा लेंगे और जब कब्जा हो चुका है बंगाल पे, और वहां पर देखें जैसे ही बंगाल पर उनका कब्जा हुआ बीजेपी के गमाश्तों का, तो बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश वालों ने अपना एटमी रिएक्टर जो है वो एक्टिव कर लिया है, क्योंकि बांग्लादेश ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि यहां पर जब बीजेपी उनके बॉर्डर्स पर आएगी तो फिर क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने भी सोचना शुरू कर दिया कि हम भी एटम बम बनाएंगे। तो बात यह है काजी साहब कि कभी भी जमहूरियत नहीं रही। अब क्या है वहां पर जब मोदी इजराइल गया है, वहां पर काजी साहब ये मंसूबा बना है कि मुसलमानों की जो है वो नस्लकुशी करनी है। 1 मिनट दीजिएगा, वहां पर यह मंसूबा बना कि वहां पर जो है वो सारी अकलीतों को खत्म करना है और 1 पार्टी रूल जो है वो लाना है। कांग्रेस खत्म करनी है, रीजनल पार्टियां खत्म करनी है और बहुत हद तक खत्म हो चुकी हैं। सिर्फ जो है बीजेपी वहां पर रूल करेगी और मोदी रूल करेगा जब तक वो जिंदा है। मैं आपको एक खबर देता हूं, एक रीजनल पार्टी थी बंगाल की, अपने आप को लेफ्ट कहती थी, तो वहां पे उनकी मीटिंग हो रही थी सेंट्रल एग्जेक्टिव की। तो वहां पे कुछ लोगों ने एतराज किया कि यार आपने एक जराइम पेशा आदमी को टिकट दे दिया है। तो पहले तो सवाल टालता रहा और बाद में उस पार्टी का चीफ कहता है तुम क्या समझते हो ये पार्टियां प्रोफेसर चलाते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी में, और मैं ये भी आपको बता दूं 46 से 47% लोग जो इलेक्ट होकर वहां आते हैं लोकसभा में, वो हार्डन क्रिमिनल हैं और उन पे जो जराइम है वो रेप से लेकर एक्सटॉर्शन और एक्सटॉर्शन से लेकर मर्डर तक जो है वो हैं। तो ये जो सारा हम देख रहे हैं, एक ये डेमोक्रेसी इन इटसेल्फ एज एन आइडिया, वी डू सपोर्ट इट। हम ये नहीं कहते कि मार्शल लॉ और उसके छुपा हुआ मार्शल लॉ या हाइब्रिड जो है वो हम वी नेवर सपोर्ट इट। मगर सवाल ये है कि इसके साथ हुआ क्या? हुआ ये कि जब ये माल बनाने का टूल बन गया किसी मुल्क में भी, इवन हमारे मुल्क में भी, तो जब ये एक रातों रात अमारत का एक सीढ़ी बन गई, तो उसके बाद हमने देखा कि जमहूरियत भी ऐसे नीलाम हुई है इस इंडिया में और जगहों पर कि रहे नाम अल्लाह का। काजी साहब जी बात मुकम्मल करें साहब, जमहूरियत होनी चाहिए ना, मुनाफकत तो नहीं होनी चाहिए। जो मुनाफकत वहां हो रही है, सेकुलर भारत जो कहा जाता था, किधर है सेकुलर भारत? वहां पर जो है लेफ्ट की एक पार्टी भी नहीं है इस वक्त। सर आपका पंजाब को देख ले, पंजाब को भी बीजेपी जो है वो वहां पर जो है रिप्लेस करने जा रही है। वहां पर लोगों पर मुकदमात ऐसे ऐसे बनाए जा रहे हैं कि उन पर जो है बुछाड़ कर दी जाती है। जहां पर लिटरेसी रेट ज्यादा होगा बीजेपी का निशान नहीं होगा, जहां पर लिटरेसी रेट कम होगा वहां पर उनका कब्जा होगा। और आहिस्ता आहिस्ता जहां लिटरेसी रेट ज्यादा है वहां पर वो अपनी बदमाशी के साथ जो है बाकायदा रिप्लेस कर रहे हैं। इसको गुजरात लॉबी कहा जाता है। वहां पर गुजरात लॉबी जो है वो पूरे मुल्क को इसने यरगमाल बनाया हुआ है इंडिया को, और यही जो है बदकिस्मती होगी इंडिया की, इंडिया के टूटने का सबब बनेगी यही जमात बनेगी। वो आपने वीडियो नहीं देखी? यही जमात बनेगी, 7 सिस्टर अलग होंगी, बंगाल अलग हो रहा और खालिस्तान भी बनेगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो आपने देखा नहीं है कि एक सीएम जो है वो टुन होके तो वो पार्लियामेंट में आगे तकरीर कर रहा था। तो ये जो है ये सारा जो बेसिकली बुनियादी तौर पर ये जो नज़रियात को हम जो कहते हैं कि जो नज़रियात को आपने जला वतन किया, और ये जो आपने माल बनाने को और सियासत का जो नेक्सस है, देखे ना मियाँ साहब, हम क्या रोते हैं यहाँ पे कि यार हुकूमत भी हमारी, बिजली भी हम बनाएंगे, चीनी भी हम बनाएंगे, सारा काम हम करेंगे। तो ये आवे का आवा और बेड़ा गर्क इसलिए हुआ कि हमने जो है, ये मेरे ख्याल में अफलातून ठीक ही कहता था कि तिजारत करने वालों को तिजारत करने दें और सियासत जो है कोई विजनरी लोग करें तो शायद बच बचाव हो जाए। और मेरे ख्याल में जो अगली लहर हमें नज़र आएगी और जो हमें दुनिया में नज़र आ रही है, हम देख रहे हैं, हमने अभी बात नहीं की, बहुत सी जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है वहाँ फोरक्लोजर्स हो रहे हैं, गरीब जो है वो पिस रहा है। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में जारहियत की बात ना कर लें, अभी जारहियत का भी मुर्तकब हो रहा है भारत। मियाँ साहब मेरे ख्याल में अब वक्त ख़त्म हो गया है, हम इस पे कल बात करेंगे। ये जो अभी जारियत का वो मुर्तकब हो रहा है, मगर आज तो हमने ये मरसिया पढ़ा, इसका जो डेमोक्रेसी का जो हशर हुआ है। आज हमें इजाज़त दें, कल हम जो चीज़ें आज रह गई हैं कल हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अल्लाह।